नमस्कार डीएलएड साथियों, विजडम डीएलएड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपकी हिंदी की नेक्स्ट क्लास रहने वाली है। चलिए चलते हैं सीधे आपकी क्लास की तरफ। तो पिछली क्लास में हमने संज्ञा का टॉपिक कंप्लीट करा दिया था आपको, संज्ञा का अर्थ और संज्ञा के प्रकार। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम और उसके प्रकार। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है तो आराम से इसको डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम की बात करूं तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर अथवा संज्ञा के लिए प्रयोग में आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के लिए प्रयोग में आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, मैं, तुम आदि, ये सब क्या है, ये संज्ञा के स्थान पर यूज हो रहे हैं। और जो सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं वो कितने, सर्वनाम 6 प्रकार की होती है। सबसे पहला प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं वो की है, तो सबसे पहले ये अर्थ हो गया आपका सर्वनाम का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम पहला होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो कि पहला प्रकार है। चलिए, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बात कहने वाले के स्थान पर, बात सुनने वाले के स्थान पर तथा जिसके बारे में बात की जा रही है उसके स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि जिसके स्थान पर की जाती है बात, जिसके स्थान पर की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है और जिसके स्थान पर की जा रही है वो क्या आपका पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तू, आप, वह आदि, ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसको आप हूबहू अपने कॉपी में इसी तरीके से नोट्स बनाएंगे जैसे मैंने लिखा हुआ है। तो ये आपका हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं दूसरी तरफ, जो कि है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित होगा, सामने वाली जो कुछ भी होगा एग्जाम्पल में वो निश्चित होगा। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का उपयोग व्यक्ति या वस्तु की निकटता या दूरी संकेत के लिए किया जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह मेरी किताब है, यह पास में दिख रहा है, वह कौन लड़का है, तो इशारा हो रहा है। जहाँ इशारा हो रहा होगा, संकेत आप देख सकते हैं, वस्तु की निकटता या संकेत, वह कौन है तो इशारा हो रहा है, यह मेरी किताब है। इससे क्या निकटता पास में आ रही है, यह है मेरी किताब, मतलब किताब पास में ही है। तो जो चीज़ संकेत से पता चले या पास में पता चले तो वो हमारा क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। चलिए, तो ये हो गई हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम। अब पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम बहुत ही सरल है, इसमें हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से तात्पर्य व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के बारे में अनिश्चितता का बोध होता है, अर्थात जिन शब्दों से किसी निश्चय व्यक्ति अथवा पदार्थ का बोध नहीं होता हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे हमें पता ही नहीं चले कितनी वस्तु है, कितना पदार्थ है। इस सर्वनाम के, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस सर्वनाम के अंतर्गत कोई और कुछ शब्द आते हैं। जैसे कोई आ रहा है, अब कोई आ रहा, कितना आ रहा हमें क्या पता है, तो हमें कोई निश्चित बात पे नहीं पहुंच पा रहे। कुछ खा लो, अब कुछ खा लो का मतलब होता है कि एक और खा लो, दो और खा लो, इतना तो निश्चित है। लेकिन कुछ खा लो से इतना निश्चित थोड़ी हो रहा है कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं। तो जहाँ निश्चित ही ना हो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका आ जाएगा। तो ये हो गया आपकी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं तीसरे सर्वनाम की तरफ। तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो कि बहुत ही सिंपल है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या है, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा सीधा सीधा, इसमें कुछ नहीं पढ़ना। जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, जिस सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है, जहाँ प्रश्न का बोध हो वहाँ पे आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब आ जाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में। संबंधवाचक सर्वनाम भी बहुत सरल है। इसमें क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के मध्य संबंध का बोध होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो, जिसका, जिसकी, जिसकी इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे कि जो गया है वह आएगा, जिसके पास किताब है वह पढ़ेगा, जिसकी बंदूक है वह गोली चलाएगा। तो इस तरीके के जब शब्द आएंगे जिसमें संबंध प्रकट होगा तो वो आपका क्या, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो आपके ये दोनों हो गए, पहला प्रश्नवाचक सर्वनाम और दूसरा आपका हो गया है संबंधवाचक सर्वनाम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है आपकी निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में ये होगा, जो व्यक्ति कर रहा होगा वो स्वयं कर रहा होगा। जैसे कि जो सर्वनाम तीनों पुरुषों, उत्तम, मध्यम और अन्य में अपने होने की अवस्था में भाव, अपनापन, मैंने कहा था स्वयं, अपनापन, निजता, अपनापन या निजता
वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें निजवाचक में क्या, अपने की बात आएगी, जो कुछ करेगा वो व्यक्ति स्वयं करेगा। जैसे आप अपना काम खुद कर लेना, यहाँ बात आ गई अपने की, आप अपना काम खुद कर लेना। वैसे ही मैं अकेले ही कार साफ करूँगा, यहाँ व्यक्ति क्या कर रहा है, मैं अकेला ही बाइक साफ करूँगा या कार साफ करूँगा। नेक्स्ट, वह स्वयं स्कूटी से स्कूल चली जाती है। वह स्वयं, जहाँ अपने की बात हो रही हो वह तुरंत आपको 1 मिनट भी नहीं रुकना है, सीधा आपको क्या करना है, वहाँ निजवाचक सर्वनाम अपने आप आ जाएगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे आपकी सर्वनाम खत्म होती है, सर्वनाम का टॉपिक आपका यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। संज्ञा सर्वनाम दोनों मैंने आपको पढ़ा दी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण भी बहुत सिंपल है, विशेषण ऐसा कुछ कठिन नहीं है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो आपका क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। जैसे बड़ा, राम बड़ा है, इसमें बड़ा आपका विशेषण हो जाएगा। काला, राम की किताब काली है, तो ये काली कौन सी किताब? काली है, तो ये काला आपका क्या हो जाएगा? विशेषण। राम लंबा है, तो लंबा है यहाँ पे विशेषण आ जाएगा। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है। सिंपल। इसी तरीके से अब बात कर लेते हैं हम क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। इसके 2 मुख्य भेद होते हैं, मूल क्रिया और सहायक क्रिया। जिससे मतलब किसी के कार्य होने का बोध हो वो क्रिया कहलाता है। जैसे राम घर जाता है, तो इसमें कौन जा रहा है? राम घर जा रहा है, तो जाता क्या हो जाएगी आपकी? जाता। राम घर जाता है, इसमें जाता हमारी क्रिया हो जाएगी। समझ में आ गया कि जिस शब्द से किसी काम होने का बोध हो तो वो आपकी क्रिया कहलाती है। आई होप आपको विशेषण और क्रिया दोनों समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है आपका वचन। वचन किसे कहते हैं? वचन की बात करूं तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के एक या एक से अधिक होने के बारे में पता चलता है उसे वचन कहा जाता है। संज्ञा के जिस रूप से किसकी? व्यक्ति और वस्तु, स्थान के बारे में पता चले कि एक व्यक्ति है, एक वस्तु है, एक स्थान है, ये पता चले तो उससे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका वचन। और हिंदी में आपके वचन सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। ये थी आपकी वचन की डेफिनेशन कि आखिर वचन आपके होते क्या हैं। अब एक वचन, 2 बहुवचन में क्या आएगा? एक वचन में जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कार, 1 मिनट बैक आ जाता हूँ, ब्रश सेलेक्ट कर देता हूँ। अब कार, कार आपका एक वचन हो गया। कार है, क्या? कार है, तो कारें बहुत सारी हो गई, तो ये आपका बहुवचन हो गया। ये एक वचन, ये बहुवचन। इसी तरीके से हर चीज का बहुवचन होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ले लेते हैं पुस्तक, पुस्तक, पुस्तक एक वचन, पुस्तकें, पुस्तकें बहुवचन। तो इस तरीके से एक वचन, बहुवचन हिंदी में होते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। द्विवचन भी संस्कृत में आ जाता है, लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 ही वचन होते हैं। पहला कौन सा आपका? एक वचन, और दूसरा बहुवचन। आई होप आपको वचन का अर्थ और वचन के प्रकार समझ में आ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो आपका है वो काल। आखिर काल किसे कहते हैं? काल की बात करूं तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। तो काल की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार है। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने का बोध होता है उसे काल कहते हैं। मतलब जिस क्रिया जो हो रही है, जिस रूप में हो रही, कौन से रूप में हो रही है, उसका बोध हो तो वो हम उसे काल कहते हैं। जैसे कि राम घर जाता है, तो राम घर जाता है, अभी पहुंचा नहीं है और ना ही पहुंचेगा। तो अभी कहाँ राम घर जाता है, तो अभी हम वर्तमान में है, तो कौन सा होगा? ये वर्तमान काल। अब भूतकाल की बात करूं, राम घर गया, राम घर गया, तो राम घर जा चुका है, तो ये भूतकाल हो जाएगा। पहला वर्तमान काल का दिया था, राम घर जाता है, और राम घर गया, राम घर गया, तो राम घर जा चुका है, तो ये आपका भूतकाल। अब भविष्य काल में क्या आ जाएगा? राम घर जाएगा, ना गया है ना जाता है, अब जाएगा भविष्य में। तो इस प्रकार 3 सेंटेंस हो गई। ये आपके राम घर जाता है, राम घर गया, राम घर जाएगा। तो वर्तमान समझ में आ गया आपको। काल के 3 भेद होते हैं। काल का अर्थ बता दिए, काल के प्रकार कितने? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तीनों ही काल आपको समझ में आ गए होंगे आई होप अच्छे से। तो ये थे आपके काल किसे कहते हैं। तो
इस क्लास में आपको काल पढ़ा दिया मैंने, विशेषण पढ़ा दिया, क्रिया पढ़ा दिया। चलिए पढ़ते हैं अब नेक्स्ट। तो अब बात कर लेते हैं लिंग की। लिंग भी आपका टॉपिक एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका लिंग से आ जाता है। सबसे पहले लिंग का अर्थ हम पढ़ लेते हैं। तो लिंग का जो अर्थ है, संज्ञा के जिस रूप से इस बात का बोध होता है कि वस्तु स्त्री जाति की है या पुरुष जाति की, उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से हमें ये पता चले कि वस्तु स्त्री जाति की है पुरुष जाति की, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? लिंग आपके 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग में कौन कौन आता है? जैसे कि पुल्लिंग में आपका पुरुष जाति आएगी, 1 मिनट, राम, ये आपका पुल्लिंग हो गया। श्याम, ये आपका पुल्लिंग हो गया। स्त्रीलिंग में कौन? राधा, सीता, रमा, ये स्त्रीलिंग हो गया। तो पुल्लिंग में राम, श्याम, घनश्याम, ये सब आपके आ जाएंगे पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति के लोग आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगी कि लिंग किसे कहते हैं और लिंग के प्रकार कितने होते हैं। तो इस चैप्टर में यहीं पे इतना ही था आपका। क्या क्या चीज़ मैंने पढ़ाई आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से अपने नोट्स बना के चलें। तो सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया था सर्वनाम किसे कहते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ था आज का चैप्टर। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के प्रकार पढ़ाया आपको। सर्वनाम के प्रकार के बाद मैंने आपको पढ़ाया विशेषण, विशेषण का अर्थ पढ़ाया, क्रिया का अर्थ पढ़ाया। उसके बाद मैंने वचन पढ़ाए, वचन कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद काल पढ़ाया, काल के प्रकार कितने होते हैं। उसके बाद मैंने लिंग पढ़ाई, लिंग के प्रकार कितने होते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स हूबहू बनाएं, क्योंकि डीएलएड में सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है जिन्हें मैंने आपको पढ़ाया है। फिलहाल इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर अभी इस क्लास के आपको नोट्स चाहिए, मान लीजिए ये पीडीएफ पीपीटी चाहिए, तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएंगे, उसको भी ज्वाइन कर लें। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली क्लासेस हिंदी की और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की लगातार सारे सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही हैं। फिलहाल इस क्लास में इतना ही। मैं बोलता हूँ एक और फ्रेश क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।